प्रस्तुतकर्ता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए रिसर्च एवं एविडेंस बेस्ड पतंजलि च्यवनप्राश। प्रायोजक मैदा, ट्रांसफैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। बड़े भैया को पहचानिए। ओरिजिनल अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स की पहचान बड़े भैया। agrwalpackers.in, DRS ग्रुप और फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। 14 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए आज थम जाएगा प्रचार। यूपी, उत्तराखंड से लेकर गोवा तक पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। चुनावी सभाओं में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। उत्तराखंड में कहा, कांग्रेस ने पलायन के हालात बनाए, हम हिमालय जितना विकास करेंगे। सरकार ने ड्रोन के आयात पर लगाया बैन। मेक इन इंडिया पर फोकस, देश में ही मैन्युफैक्चरिंग पर होगा फोकस। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मोर्चे पर आई बुरी खबर। दिसंबर में आईआईपी ग्रोथ पिछले 10 महीने में सबसे कम। दिसंबर में आईआईपी ग्रोथ 0.4% रही। और आईपीएल में खिलाड़ियों की नीलामी जारी। 12.25 करोड़ में श्रेयस को नाइट राइडर्स ने खरीदा। पंजाब किंग्स ने 8.25 करोड़ में शिखर धवन के लिए जीती बोली। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस और दोपहर 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले कुछ खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। गोवा, उत्तराखंड और दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। यहां प्रचार का आखिरी दिन है आज। हालांकि बिना शोर शराबे के प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से जनसंपर्क करेंगे। 14 फरवरी को गोवा, उत्तराखंड और फिर दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, जिसमें गोवा की 40 सीटें, उत्तराखंड की 70 सीटें और दूसरे चरण में यूपी की 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग होगी। तो 3 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए 14 फरवरी की तारीख काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए लखनऊ से हमारे साथ हमारे संवाददाता जब्बार खान हमारे साथ हैं और गोवा से हमारी संवाददाता वैदेही है और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव भी हमारे साथ इस स्पेशल कवरेज में शामिल है। तीनों का ही स्वागत करते हैं। सबसे पहले से ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं। जब्बार, हम आपके पास आ रहे हैं। पहले दौर की जब उत्तर प्रदेश में हमने वोटिंग देखी, वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से हम इसको थोड़ा कम उत्साह ही कहेंगे, तो इसके मद्देनजर दूसरे चरण का जो मतदान है कितना महत्वपूर्ण होने जा रहा है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पहले दौर में मतदान 2017 के मुकाबले करीब 3% कम हुआ और ऐसे में चिंता पार्टियों के लिए तो है ही है, इलेक्शन कमीशन के लिए भी एक चिंता की बात है, क्योंकि इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि लोग घरों से निकले। लेकिन दूसरे दौर का जहां तक मतदान का सवाल है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 55 सीटों पर, ये वो 55 सीटें हैं जिसमें वहां के अगर वोटर्स की तादाद को देखा जाए या वहां के जातीय समीकरण को देखा जाए तो एक तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाके कई सारे ऐसी जगह हैं। इसी दौर में रामपुर में जहां पर आजम खान जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके सामने राजघराने के ही एक आमिर कासमी करके एक है जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और रामपुर में आजम खान के बेटे स्वार से अब्दुल्ला आजम जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आमिर कासमी के ही बेटे हैं अपने जो कि अब्दुल्ला आजम को टक्कर दे रहे हैं। तो रामपुर जहां पर एक तरीके से माना यह जाता है कि आजम खान का एक क्षत्र राज चलता है मतदाताओं के बीच में, मगर इस बार मुकाबला कहीं ना कहीं दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तमाम सीटों को लेकर के, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर दूसरे तमाम स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर जोर लगाए हुए हैं और उसी अंदाज में विपक्षी पार्टियां भी अपने अपने तरीके से जनता तक पहुंचने के माध्यम, चाहे वो डिजिटली हो या फिर कुछ जगहों पर कार्यक्रम हो या फिर डोर टू डोर हो, इन तमाम चीजों को देखा जा रहा है। चूंकि अब से कुछ घंटों के बाद में दूसरे दौर के मतदान के लिए जो चुनाव प्रचार प्रसार का वक्त है वो खत्म हो रहा है। इस
इसलिए इस बीच में ज्यादा गहमागहमी देखने को मिल रही है। मुद्दे अलग अलग अंदाज में नेता अपने हिसाब से क्रिएट करके या फिर उन मुद्दों को उछाल करके जिससे भावनात्मक जुड़ाव लोगों का हो सकता है, उसके जरिए से लोगों को अपने साथ अपने पाले मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे उसमें हिजाब का मामला हो या फिर चाहे उसमें उन्नाव का एक मामला इस बीच में सामने आया जिसमें सत्ता पक्ष समाजवादी पार्टी को लेकर के प्रहार करते हुए नजर आई, या फिर बाहुबली जो मुख्तार अंसारी हैं, या फिर उसी अंदाज में अमन मणि त्रिपाठी जिनको टिकट दे जाने का मामला हो। तो एक तरफ बीजेपी सीधे सीधे एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है कि ये एक तरीके से अच्छी गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस को लेकर के ये चुनाव है, जनता गुंडा राज चाहते हैं या फिर विकास के साथ में एक अच्छा राज चाहते हैं, इसके लिए बीजेपी को चुने। तो वहीं पर विपक्ष समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिसका ये कहना है कि भ्रष्टाचार या फिर विकास दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक डर का माहौल है। तो कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दे दोनों तरफ हावी हैं और दोनों ही तरफ के नेता, स्टार प्रचारक उन्हीं भावनात्मक मुद्दों को लेकर के जनता फिर के से बीच डबल इंजन की सरकार या फिर साइकिल पर सवार होगी सत्ता इस बार उत्तर प्रदेश की। जैसा कि जब्बार हमें आपकी बातों से समझ में आ रहा है, ग्राउंड जो रिपोर्ट है उसमें ये बात आप बता रहे हैं कि बहुत कांटे की टक्कर है दूसरे चरण में, और पहले से मुकाबला इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पहले चरण में उतना ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला, वोटिंग परसेंटेज उतनी खास नहीं रही। तो इस बार कोशिश रहेगी दूसरे चरण में मतदान जमकर हो। सीधे गोवा का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी वैदेही वहां से है। वैदेही, यहां पर भी कांटे की टक्कर है, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी और टीएमसी भी मैदान में है। वहां पर किस तरीके की टक्कर और किस तरीके का माहौल 14 फरवरी से कुछ समय पहले नजर आ रहा है? और जी बिल्कुल, अगर हम कहें तो सीधे सीधे मुकाबला हर साल यहाँ पर जो होता है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही होता है। इसके पहले के जो अगर चुनाव देखें तो वहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी इस चुनावी मैदान में काफी सारे क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल होते हुए नजर आ रही है। महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी है, शिवसेना है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, वो भी अपना जोर यहाँ पर गोवा में लगातार लगाते हुए नजर आ रही है। अगर हम नॉर्थ गोवा की बात करें तो यहाँ पर जो मराठी लोग हैं उनके लिए शिवसेना काफी जो है वो इंटरेस्ट लेते हुए नजर आ रही है। उनके लिए काफी चुनाव जो है वो जोरों शोरों से शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की ओर से किया जा रहा है। तो दूसरी ओर साउथ गोवा में बीजेपी ने भी अपना जोर लगा दिया है। अगर हम देखें तो आज शाम को ये प्रचार खत्म होने वाला है, पर गोवा के लोगों को क्या लगता है इन सारे चीजों के बारे में हमने जानने की कोशिश की, तभी उनका यही कहना था कि कोई भी चुन के आए पर विकास हो जाए। यहाँ बेरोजगारी का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है और गोवा के लोगों को विकास चाहिए। बेरोजगारी जो युवकों में दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं उनको रोजगार मिले, ये भी उनकी इच्छा है। तो ये जो कोई पूरा करेगा हम उसी को पसंद करते हैं, ऐसा उनका कहना है। तो बेरोजगारी, रोजगार का मुद्दा, भूमिपुत्रों का मुद्दा लेकर कांग्रेस जो है वो मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस ने भूमिपुत्रों का मुद्दा सामने रखा है, शिवसेना ने रखा है। तो क्या ये सारी चीजें देखकर उनको वोट दिया जाएगा, ये भी सवाल अहम है। दूसरी ओर फिलहाल बीजेपी ने भी जोर लगाया है, कांग्रेस ने भी जोर लगाया है। इन दोनों बड़े पार्टियों के जो केंद्रीय नेता है, मंत्री है, वो भी गोवा में आ चुके हैं और उन्होंने भी यहाँ पर मीटिंग्स ली है, रैली ली है। तो गोवा ये काफी छोटा चुनावी क्षेत्र है, 40 सीटों का चुनावी क्षेत्र है, पर यहाँ पर बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये गोवा चुनावी क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर बीजेपी को भी अपनी सत्ता लानी है, कांग्रेस को भी लानी है। लेकिन बीजेपी मुक्त गोवा करने के लिए बाकी जो मित्र पक्ष है, बाकी जो नए पार्टियां जो अभी शामिल हुई है, उन्होंने भी जोर लगाया है। तो क्या होगा गोवा इलेक्शन में, ये देखना भी काफी अहम है। बिल्कुल, वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए वैदेही आपने बताया कि किस तरीके से कांटे की टक्कर है। अब जरा इस पूरे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की समीक्षा करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अकु श्रीवास्तव हमारे साथ है। अकु जी, आपने कितने सारे विधानसभा चुनाव देखे हैं, लोकसभा चुनावों पर आपने समीक्षा की है। इस बार के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें और उसमें मुख्य तौर पर हम पहले उत्तर प्रदेश से ही शुरुआत करते हैं, इस बार अलग आपको क्या नजर आ रहा है? चाहे वो पार्टी के दावे हों, पार्टी के वादे हों, बीजेपी और समाजवादी पार्टी में साफ तौर पर एक कड़ी टक्कर है, 2 पार्टी है उत्तर प्रदेश में। तो
क्या अलग आपके हिसाब से इस बार है? देखिए, उत्तर प्रदेश की पर निगाहें सबकी हैं और इसको 2024 का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। सेमीफाइनल है कि लीग मैच है, ये सब तो एक अलग सवाल है। लेकिन उससे बड़ी बात ये है कि ये चुनाव एक तरीके से बहुत हद तक ध्रुवीकरण का चुनाव बन गया है और अपने-अपने खेमे को ठीक करने को, बाँधने की पूरी कोशिश हो रही है। जहाँ जो दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे मुश्किल और क्लिष्ट चरण जिसे कहा जा सकता है, वो पहला चरण था जहाँ पर किसानों का, जाटों का एक प्रभाव था और जाटकों का जो एकजुट माना जा रहा था, वो ऐसा हुआ नहीं और वहाँ पर पहले चरण में भी जाटों के वोट बढ़ते हुए दिखे। तो इस लिहाज से जितना बड़ा नुकसान आंका जा रहा था पहले भारतीय जनता पार्टी का पहले चरण में, उतना बड़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तय है कि पिछली बार की तुलना में काफ़ी सीटें कम होंगी। काफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन 15-1 सीटें मुझे ऐसा लग रहा है कि कम होंगी और लेकिन दूसरे चरण में वो स्थिति उनकी नहीं है। धीरे-धीरे दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी ईज़ आउट होती चली जा रही है, चाहे वो बिजनौर का मामला हो, अमरोहा हो, शाहजहाँपुर हो, बरेली हो। ये सब ऐसे क्षेत्र हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं और थोड़ा उसमें उनका प्रभाव रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने और उनके गठबंधन ने समाजवादी पार्टी के साथ सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने जो छोटे दल थे उनको अपने साथ ले लिया। लेकिन उनका प्रभाव, उन छोटे दलों का प्रभाव जो है वो पूरे पूर्वांचल में है, पूर्वोत्तर रीजन में है, ना कि इस तरफ है। तो इस लिहाज से दूसरा, तीसरा, चौथा चरण भाजपा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो वहाँ से कितना खींच पाते हैं सीटें और वही वो भरपाई पहले चरण से और आखिरी के 1-2 चरणों में बनारस का अगर आप छोड़ देंगे तो बनारस के अलावा बाकी में थोड़ी मुश्किलें होंगी। तो ये चुनाव में जो सबसे रोचक मामला ये था कि वायदे तो भाई लोगों ने इतने कर दिए कि आनंद ही आनंद सबको हो रहा होगा, लेकिन वायदों पे भरोसा कौन करता है? भरोसा ये चुनाव एक ये भी देखा जाएगा कि क्या ये चुनाव डिलीवरी का चुनाव है या वायदों का चुनाव है? जैसे कि आपने देखा था 2019 में एक तरफ डिलीवरी थी, थोड़ी-सी डिलीवरी थी, मतलब किसानों के लेवल पर और बाकी और काम को लेकर के थी, लेकिन वायदे राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने बहुत बड़े-बड़े कर रखे थे, तो वहाँ डिलीवरी काम आई। इस बार डिलीवरी का भी एक खाता बड़ा है, चाहे वो गरीबों को राहत देने का मामला हो, खाद्यान्न देने का मामला हो, किसानों को पैसे सीधे पहुँचाने का मामला हो या बहुत सारी योजनाएँ हैं। अब जी, आप राम मंदिर वगैरह-वगैरह भी जोड़ सकते हैं, लेकिन अब वो धीरे-धीरे जो काम हो जाता है भारतीय राजनीति में, वो फिर दोबारा उसको लोग आँकते नहीं है, बहुत ज़्यादा समझते हैं। जब तक नहीं होता तब तक तो उसके भाव चढ़े रहते हैं, शेयर बाज़ार के तरीके से हम जी बिज़नेस में बात कर रहे हैं, तो जैसे कि उसके हमने शेयर घोषणा बाज़ार पत्र के तमाम रहते हैं। पार्टियों के भी देखे। अब प्रियंका गांधी कह रही थी कि बीजेपी ने तो उनके घोषणा पत्र की कुछ चीजें चुरा ली, कुछ वादे चुरा लिए, कुछ दावे चुरा लिए। तो ये तो जैसा आपने बोला ये वादे और दावे तो चलते रहते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जैसा आपने बोला कि एक भरपाई करना जरूरी है पार्टियों को पहले चरण के बाद दूसरे चरण में। अब दूसरे चरण में हम देख रहे हैं कि हाँ, मुस्लिम वोटरों का दबदबा है। 9 जिलों में जो वोटिंग है 40 से 50% मुस्लिम मतदाता। ये कहना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी देश में ये हिजाब का मसला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। कर्नाटक से होते हुए अब इसकी एंट्री उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी हो चुकी है। कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन वही है, ये और पोलराइज्ड करेगा वोटों को। ये हिजाब का मामला जो है और उसका ध्रुवीकरण करेगा। एक तरफ चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हो, एक तरफ जुड़ेंगे और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी या अल्पसंख्यक वर्ग एक तरफ जोड़ने की कोशिश करेगा। अब मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा फर्क, क्योंकि ऑलरेडी वो इतना ध्रुवीकरण कई मामलों को लेकर के हो चुका है, लेकिन बातों को करने में, बातों को रिझाने में उसकी एक भूमिका हो सकती है, क्योंकि अभी भी जो मुद्दे हैं वो पूरी तरीके से एक ध्रुवीकरण की अंतिम शिखर पर पहुंच चुके हैं, इसलिए उसमें कोई बहुत सारी संभावना नहीं है। मैंने कहा जैसे कि पहले भी बात जरूर की जा सकती है। जहां तक वायदों का सवाल था, तो कांग्रेस ने तो अद्भुत वायदे किए हैं साहब इस बार। उन्होंने कहा है कि हम्म,
बिल्कुल बिल्कुल। अकु जी, आपके पास फिर से आते हैं। थोड़ा सा लाइन में यहाँ पर दिक्कत जरूर आई है क्योंकि यहाँ पर मसला उठा है वादों का और दावों का। मैं जब्बार के पास फिर से जाना चाहूंगी। जब्बार, क्योंकि जैसा अकु जी भी कह रहे थे, एक तरीके से सेमीफाइनल है। अकु जी हमारे साथ एक बार फिर से, एक तुरंत सवाल, मैं क्विक सवाल जब्बार से भी पूछ रही हूँ। तो ग्राउंड रिपोर्ट पर, क्योंकि आपने तमाम वोटरों से भी बात की है, जब वादों की बात हो रही है तो बहुत सारा डुप्लीकेशन भी हमें नजर आ रहा है। मतलब जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है वो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी काफी हद तक नजर आ जाएगा। क्या इससे ऊपर उठकर भी जनता कुछ सोच रही है, इस बार के चुनावों से एक्सपेक्ट कर रही है अपने नेताओं से? देखिए, जनता का जहां तक सवाल है तो जनता इन चुनावी मैनिफेस्टो में किए गए वादों को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, क्योंकि जनता ये कहती है कि हमेशा हर साल से देश आजाद होने के बाद से हमेशा से चुनावी मैनिफेस्टो आते हैं, मगर जमीनी हकीकत उसकी दिखती नहीं है, जमीन पर उतरते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर कर रहा है इस बार, क्योंकि बिजली की अगर बात करें, 300 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद समाजवादी पार्टी कर रही है, तो कुछ ऐसा ही जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया, कुछ ऐसा ही जिक्र एक तरीके से कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कहीं ना कहीं लोग ये देख रहे हैं कि अगर 300 यूनिट बिजली फ्री होती है, किसी की भी सरकार आए, तो फिर आम लोगों को एक राहत मिलेगी। 70% लोग जो आम शहरी इलाके हैं, गांव के इलाके या छोटी जगह पर जो लोग रहते हैं, उनके तो बिल ही नहीं आएंगे। तो ये एक अट्रैक्ट जरूर कर रही है, मगर विश्वास बहुत ज्यादा जनता को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक बात दूसरे तमाम पार्टियों की है, कांग्रेस पार्टी का जिक्र भी जैसे कि हमारे पैनलिस्ट कर रहे थे कि इस बार ये एक तरीके से लोक लुभावन वादों का एक तरीके से चुनाव देखने को मिल रहा है। लेकिन पार्टियां कहीं ना जानती हैं कि इन मैनिफेस्टो से कुछ बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। उनको वो भावनात्मक मुद्दे चाहिए जिसके बुनियाद पर जनता का जुड़ाव अपने साथ वो खींच सके, ला सके, पैदा कर सके। और इसका असर जनता में भी दिख रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे मिले जमीनी स्तर पर जो ये कह रहे हैं कि साहब बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होना चाहिए, महंगाई कितनी बढ़ गई। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब महंगाई तो हमेशा से रही है, दूसरी सरकारों में महंगाई रही है, लेकिन इस सरकार में काम अच्छे हुए। तो अलग अलग तरह का परसेप्शन, अलग अलग तरह का नैरेटिव, दोनों तरह के निभाना, मतलब उसका एग्जीक्यूशन, उसकी डिलीवरी। बिल्कुल सही बोला आपने जब्बार, जैसा कि अकु जी भी कह रहे थे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा पंजाब का रुख कर लेते हैं अकु जी। पंजाब में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और कैप्टन का फैक्टर, ये चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा? मेरे ख्याल से ये पांचों चुनाव, 5 राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें सबसे मुश्किल, सबसे हैरानी देने वाला, सबसे परेशान करने वाला, और जिसकी कोई आप अभी से भविष्यवाणी नहीं कर सकती हैं, वो ये राज्य है पंजाब। मैं गोवा तक के लिए भविष्यवाणी कर सकता हूं, जहां पर सिर्फ 40 सीटें हैं और कोई उम्मीद नहीं होती है कि कोई पार्टी 20-21 से ज्यादा जा सके। हमेशा 17-18 पे सीटें पे ज्यादा में टिक जाती है और उसके बाद 2-4-6 लोगों की खरीद फरोख्त, प्यार मोहब्बत से अपने खेमे में लाया जाता है। लेकिन पंजाब में इस समय के जो हालात हैं, और जो हालात जितनी तेजी से हर 15 दिन में, 20 दिन में बदले हैं, वो जो सिलसिला पिछले 6 महीने से चला आ रहा है अमरिंदर सिंह को सत्ता से हटाने से लेके अब तक में, उसमें आज की तारीख में कोई भी नहीं कह सकता कि क्या होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से बहुत आगे चल रही है, लेकिन क्या वो इतना आगे चल रही कि पूरी सत्ता पे कब्जा कर ले, इस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव एक मालवा क्षेत्र में, जो बड़ा क्षेत्र है, 58-59 सीटों का एक क्षेत्र है, उस पर है। बाकी जो बचे क्षेत्र हैं, माझा और द्वाबा, वहां पर उनका उतना प्रभाव नहीं है। उसी तरीके से अन्य पार्टियों की भी स्थिति है। मालवा में दावेदार अकाली दल भी बहुत बड़ा है, और इस चुनाव में जो हम सब लोग एनालिस्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, वो अकाली दल को बहुत कम आंकने की जरूरत कर रहे हैं, जो मुझे लगता है कि वो उनको महंगी पड़ेगी। और अकाली दल डॉर्क, जिसे कहते हैं डॉर्क रेस का घोड़ा होता है, डॉर्क हॉर्स होता है, अकाली दल उसी तरीके से छुपा रुस्तम नजर आ रहा है। और मेरा तो मानना यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि अकाली दल एक ऐसी स्थिति में हो जहां से वो अपने टर्म डिक्टेट कर सके। जहां तक अमरिंदर सिंह का सवाल है, अमरिंदर सिंह की लोक भलाई पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ भी बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर अभी तक हिंदू वोट्स के लिए, जो कि 35% तक है, उसको बहुत ज्यादा किसी भी दल ने भाव नहीं दिया, और वो धीरे धीरे कंसोलिडेट कहां करेगा, ये बहुत निर्भर करता है। और तय बात है कि संघ, जिसने पिछली बार के 2017 के चुनाव में वही वोट बैंक ट्रांसफर करा दिया था कांग्रेस को,
तो आम आदमी पार्टी जो कहा जा रहा था 80 सीटें 90 सीटें, वो आ गई 20 सीटों पर और कांग्रेस बड़ी कंफर्टेबल जीत पे आ गई थी। आज की स्थिति में ये है कि 5 जिले यानी कि जालंधर, लुधियाना, होशियारपुर, गुरदासपुर ऐसे जिले जो हैं वो पटियाला समेत ऐसे जिले हैं जिस पे लगभग 50 सीटें और 50 सीटों में इनका गठजोड़ जो है वो सीधी फाइट पर आ रहा है। सीधी फाइट पे आने का मतलब है कितना भी गिरेंगे तो 15 से 20 सीटें मिल सकती है। 15 से 20 सीटें मिलने का मतलब ये होता है 15 से 20 सीटें अगर इनको मिल गई, नीचे से हम देखना शुरू करें और फिर उसके बाद अकाली दल अगर 25 सीटें भी निकाल ले गया तो फिर बचती हैं 40 सीटें आपकी निकल गई और 117 में अगर 40 निकल जाएंगी तो इसका मतलब क्या? आम आदमी पार्टी 40 पे रुक जाएगी और बाकी 30-32 सीटें इनको मिलेंगी कांग्रेस को। तो वो में खिचड़ी ऐसी स्थिति में होगी और खिचड़ी में ये अभी से भविष्यवाणी मान के चलिए कि कोई ना कोई दल टूटेगा और दल टूटता सबसे पहले कौन है? वो जो वनरेबल होगा। वनरेबल होने में अकाली दल के साथ का सबसे बड़ा साथी जो है बसपा है, उसको 3-4 2-3 सीटें मिलेंगी, 4 मिल सकती है, तो वो एक तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। उस बाकी और जो लोग हैं या ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को कोई सहयोग देने की स्थिति में नहीं होगा, तो क्या सब लोग मिलकर कुछ करेंगे? ऐसा कुछ खिचड़ी भी हो सकती है जिसकी अभी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से आगे है और उसकी संभावनाएं भी हैं अभी। मतलब पंजाब एक ऐसा 5 राज्यसभा विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उसमें एक सरप्राइजिंग एक स्टेट और उसमें सरप्राइजिंग रिजल्ट्स निकलकर सामने आ सकते हैं, ऐसा विश्लेषक मान रहे हैं। जरा गोवा का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। वैदेही हमारे साथ। वैदेही, यहाँ पर जैसा आपने बताया कि हाँ पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है, चुनावी वादे क्या है वहां पर लोगों के? एक तो पार्टियां जो वादे करी वो तो ठीक है, लेकिन नौकरियों का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा कि लोगों के पास वहां पर रोजगार नहीं है। लोगों के मुद्दे क्या है ये बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज़ हैरानी करने वाली है कि गोवा खास करके टूरिज्म के नाम पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है। गोवा में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो बाहरी देशों से आते हैं गोवा में। तो लेकिन यहाँ के लोगों के हाथ में रोज़गार ही नहीं है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं यूथ जो है वो नाराज़ है और हमें रोज़गार चाहिए, नौकरियाँ चाहिए। खास करके गवर्नमेंट नौकरियों के लिए भी यहाँ पर काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब उनको नहीं है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऐसी मांगे भी लोगों की है। लेकिन नौकरियों का सवाल काफी अहम है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो यहाँ सारे राजनीतिक दलों ने एक चीज बड़े ध्यान से देखी है, वो मतलब जो लाइट बिल है या जो लाइट इशू है और दूसरी ओर जो पानी का इशू है, ये सारी जो बेसिक चीजें हैं ये काफी अहम है। और सारे राजनीतिक दलों के जो वादे हैं, जो शपथ पत्र उन्होंने जारी किया है, उनमें ये सारी चीज़ें खास तौर पे हाईलाइट की है कि अगर हम सत्ता पे आएंगे तो यहाँ के लोगों को पानी मिलेगा, उनकी जो लाइट बिल्स बहुत ज़्यादा आते हैं वो कम करने की कोशिश रहेगी और ख़ास करके पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं वो भी कम करने की कोशिश करेंगे। ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं वो काफ़ी अहम है और सारे राजनीतिक दलों के शपथ पत्र में ये चीज़ खास तौर पर हाईलाइट की जा रही है। अगर हम देखें तो कुछ देर पहले यहाँ पर शिवसेना ने भी अपना शपथ पत्र जारी किया था, जहां पर यूथ को लेकर भूमिपुत्र के लिए उन्होंने जो है वो काफी अहम मुद्दा जो है उठाया है। यहाँ अगर उनकी सत्ता आएगी, उनके लोग आएंगे तो शायद अगले 3 सालों में यहाँ पर जो है वो लोगों को नौकरियां भी मिल सकती है। तो नौकरियों का सवाल है, यहाँ पर पानी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है और रोजगार का मुद्दा है। तो ये सारी मुद्दे जो है वो काफी अहम है और वही मुद्दे को लेकर सारे राजनीतिक दलों ने अपने अपने शपथ पत्र में खास तौर पर ये मुद्दे हाईलाइट किए हैं और लोगों को ये मुद्दे काफी भा रहे हैं। पर लोगों का ये भी कहना है कि पिछले चुनाव में भी इसी तरह के मुद्दे दिए गए थे, इसी तरह के वादे दिए गए थे जो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। तो काफी दूसरे लोगों का ये भी कहना है। बिल्कुल सही बोला आपने वैदेही। नौकरियों का मुद्दा हो गया, उसके बाद राज्यों में डेवलपमेंट का मुद्दा हो गया, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर तमाम पार्टियां अपने दावे जरूर ठोक रही है। अकू जी, गोवा में आपको क्या लगता है, गोवा में इस बार टर्निंग पॉइंट क्या हो सकता है?
गोवा एक आप समझ सकते हैं इस बात से लेकर के जिस राज्य में एक आदमी जो कभी बहुत लोकप्रिय था, बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री था, उसके बेटे को भी उस जगह से टिकट नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो राजनीतिक समीकरण जो है वहाँ, वो उससे ज़्यादा भारी आदमी एक और ऑलरेडी था जो जिसके पास में पिछली बार 9 विधायक थे और वो जब मनोहर पर्रिकर की डेथ हुई तो वहां से फिर से चुन करके आ गया। तो अब उसको हटाना वहां से इनको मुश्किल हुआ और जो मनोहर पर्रिकर थे उनके बेटे तक को टिकट नहीं दिया गया। आप इससे पूरे चुनाव की गंभीरता को समझ सकते हो। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो मनोहर पर्रिकर को लेकर बहुत संवेदनशील रही है, बहुत उनको मानती रही है, उनको बहुत मान दिया गया है, रक्षा मंत्री तक बनाया गया है, उनके बेटे के साथ ऐसा हो सकता है। तो वहाँ जो है क्योंकि 40 सीटों का है, सब बहुत कम सीटें हैं, मिनिमम सीट 30 हैं, देश के विधानसभाओं में सबसे छोटी सीट में से एक माना जाता है, तो यहाँ खरीद फरोख्त की संभावनाएं बहुत होती हैं। तो ये देखने की कोशिश हो जाती है कि पहले वल्नरेबिलिटी विनेबिलिटी जो है, जो जीतने जिताऊ कौन कैंडिडेट है वो देखा जाए और उसके बाद इस पर देखा जाए कि जो हर हालत में कैंडिडेट आ सकता है कहीं से भी, तो उसका एक पैरेलल गुड बनाया जाए ताकि जरूरत हो तो अपने पास रख लिया जाए। तो क्योंकि छोटी-छोटी पार्टियां होती हैं, छोटे-छोटे विधायक होते हैं। आप सोचिए कांग्रेस जिसके पास में 17 विधायक थे, पिछली बार सरकार नहीं बनाई गई, पहली बात तो ये हुई, 20 की जरूरत होती है और अंत तक जब सदन में रहे तो उसके सिर्फ 2 विधायक रह गए, 15 विधायक उड़ गए उनके हाथ से। तो यहाँ संभावनाओं का खेल इतना बड़ा होता है कि वो उस पर अभी आकलन नहीं किया जाता। हाँ, ये ज़रूर है जो नए खिलाड़ी हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ कर के आने की कोशिश में थी, वो अब बहुत पीछे हो चुकी है। शिवसेना कोई बहुत बड़ा रोल कभी भी बिल्कुल। उसने इतिहास में नहीं किया है। आम आदमी पार्टी निश्चित रूप से थोड़ा-सा आगे आने की कोशिश में है, लेकिन क्योंकि वो नई पार्टी है, उसके कार्यकर्ता कितने हैं, इस पर निर्भर करता है, वो कितनी सक्रियता से लोगों को ला सकते हैं। तो लड़ाई मूल रूप से फिर कुल मिला ये के देखना काफी केंद्रित दिलचस्प जो होगा। पुराने दावेदार हैं, उन पर हो जाती है। जी, जी। बहुत शुक्रिया अकु जी। आपने समीक्षा की 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों पर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वैदेही और जब्बार, आप दोनों का हमारे तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट सीधा लखनऊ और गोवा से। तो इस खास इलेक्शन के बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जी बिजनेस।